हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 जो आपकी पुस्तक है विज्ञान गणित एवं सामाजिक विज्ञान, इसमें जो है हम विज्ञान विषय की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कंप्लीट अर्थात पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 16 तक के सभी प्रश्नों के आपको उत्तर सहित बताए जाएंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 8 जो आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत की है, उसमें जो है हमने तीनों विषय के उत्तर सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, तो वहां पर जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में कक्षा 8 विज्ञान विषय की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पूरा हल देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो आपकी पुस्तक इस प्रकार से है, इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की पुस्तक है, सबसे पहले हम अनुक्रमणिका देखने वाले हैं। इस प्रकार से सरल क्रमांक, पाठ क्रमांक और पाठ का नाम दिया गया है। तो इसमें जो है विज्ञान विषय में कुल जो है 16 पाठ दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल कितने पाठ हैं, 16 पाठ हैं। तो सभी 16 पाठ के आपको सभी पाठ के यहाँ पर उत्तर बताए जाएंगे। और आपकी जो पुस्तक है न्यू पुस्तक 2022-23 का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 3 पर जो है पार्ट 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इस पार्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर बताने वाले हैं। तो आपको अच्छे से लिखते जाना है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, फसल का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? प्रत्येक वर्ग का नाम लिखकर 2-2 उदाहरण दीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया। उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है कि मुख्यतः फसलों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला खरीफ की फसल, जो यहाँ पर उदाहरण हो जाएंगे धान और सोयाबीन, और दूसरी रबी की फसल जिसमें जो है गेहूं और चना आते हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखना है। और जो आपका पेपर बनाया जाएगा वार्षिक परीक्षा का, इन्हीं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं में से सभी विषय का आपका पेपर बनाया जाएगा, इसलिए सभी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को आपको अच्छे से भर लेना है। इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न है, इस प्रकार से पूछा गया है, खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं? तो इस प्रकार से उत्तर होगा कि खरपतवार जल पोषक, जगत और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं और फसल कटाई में भी बाधा डालते हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है तीसरा प्रश्न है, इस प्रकार से पूछा गया है कि मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों का मित्र क्यों कहा गया है? तो आप इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे कि मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीव किसानों के मित्र होते हैं क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर होगा। इसको आप अच्छे से अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। और इसी तरह आपको नेक्स्ट वीडियो में गणित विषय और सामाजिक विज्ञान विषय की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इसी प्रकार से एक ही वीडियो में बताया जाएगा। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही वीडियो में यहाँ पर सभी विषय का सॉल्यूशन बताया जाएगा। जिस प्रकार से हमने इस वीडियो में विज्ञान विषय का कंप्लीट सॉल्यूशन बताया है, इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट वीडियो में गणित विषय का और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सामाजिक विज्ञान विषय का कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जाएगा। इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यार जो है वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो यदि हम अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसके बाद जो है पेज नंबर 4 पर जो है प्रश्न क्रमांक 4 पूछा गया है। इस प्रकार से पूछा गया है कि सीडल यंत्र द्वारा बुआई करने से क्या क्या लाभ हैं? तो आप इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे कि सीडल यंत्र द्वारा
बुआई करने से बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय तथा श्रम दोनों की ही बचत होती है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 5 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है इस प्रकार से। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ होते हैं। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि खाद देने से फसलों को निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला, मिट्टी की जल धारण में वृद्धि होती है। इसके बाद जो दूसरा लाभ होगा कि मिट्टी जो है भुरभुरी एवं सारंध हो जाती है। इसके बाद तीसरा लाभ जो है भिन्न जीवाणुओं की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके बाद चौथा लाभ के मिट्टी का जो है गठन सुधरता है। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 पूछा गया है इस प्रकार से नीचे कि फसल को बोने से पूर्व यहाँ पर आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया जाता है तो उनके खराब होने की संभावना होती है। भंडारण से पहले बीजों को सुखाना आवश्यक है जिससे उनकी नमी की कमी आ जाए तथा कीटों और आगे भी दिया गया है दूसरे पेज नंबर 5 पर इसके आगे आंसर दिया गया। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे कि जीवाणु से सुरक्षा हो जाती है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर में। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है। तो आप इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे, यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया जाता है तो उनके खराब होने की संभावना होती है, इसलिए भंडारण से पहले बीजों को सुखाना आवश्यक है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 8 इस प्रकार से पूछा गया है। तो यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 8 है इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया है कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, लिखिए। तो इस प्रकार से उर्वरक और खाद में आपको इस प्रकार से अंतर लिखना है। पहला अंतर इस प्रकार से होगा कि उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है और खाद क्या है, गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। दूसरा अंतर इस प्रकार से होगा कि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और जो खाद होती है खाद खेतों में बनाई जाती है। तीसरा है उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, जबकि जो खाद होता है खाद से मिट्टी को जो है ह्यूमस प्राप्त होता है। चौथा अंतर इस प्रकार से है कि उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं और जबकि जो खाद में पोषक तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं, कम होते हैं। इस प्रकार से अंतर हो जाएगा। इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस अंतर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर यहाँ पर 6 पर जो है प्रश्न क्रमांक 9 और प्रश्न क्रमांक आ और बा इस प्रकार से दिए गए हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 9 का आ प्रश्न है, सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है कि सिंचाई के पारंपरिक तरीके निम्न हैं। पहला है मोट, जिसको हम घिरनी कहते हैं। दूसरा होता है चेन पंप। तीसरा होता है ढेकली और यहाँ पर चौथा होता है रहट या उसी को हम उत्तोलक यंत्र कहते हैं। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 9 का जो 12 नंबर का प्रश्न पूछा गया है इस प्रकार से पूछा गया है कि जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग किया जाता है। विधि का नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए। तो आप इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे कि जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई में यहाँ पर ट्रिप तंत्र यानी कि बूंद बूंद टपक सिंचाई यंत्र का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है और यहाँ पर जो है नीचे इसका चित्र भी बनाना है। तो चित्र जो है आप यहाँ पर बना सकते हैं। आपकी जो विज्ञान विषय की पुस्तक है जो कि आपको स्कूल से मिली है उसमें इसका चित्र दिया गया, तो उसमें से देखकर आप इस चित्र को बना सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 9 के 12 नंबर में सबसे पहले उत्तर में आपको इस प्रकार से लिखना है और यहाँ पर जो है आपको इस बॉक्स में चित्र बनाना है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 7 पर जो है प्रश्न क्रमांक 10 का आ और प्रश्न क्रमांक 10 का बा नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर 10 का जो है आ नंबर का प्रश्न है, मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है। तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि मिट्टी को उलटने, पलटने और पोला करने से जो है पोषक तत्व या पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं।
इसके बाद आप आगे लिखेंगे, अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल के लिए बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 10 का जो 12 नंबर का प्रश्न है, इस प्रकार से पूछा गया है कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इस प्रकार से उत्तर होगा जो है पेज नंबर 8 पर जो है पाठ 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि जंतुओं तथा पौधों में होने वाले सूक्ष्म जीव जीवाणु, कवक और वायरस हैं। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2 इस प्रकार से पूछा गया है। यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर है कि जो चित्र दिया गया कि चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम क्या है। तो आप उत्तर लिखेंगे राइजोपस। यह चित्र किसका है? राइजोपस का है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, यह सूक्ष्म जीवों के किस वर्ग में आता है? तो कवक वर्ग में आता है। आप उत्तर कवक लिखेंगे। इसके बाद जो है नीचे प्रश्न क्रमांक 3 पूछा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रतिजैविक का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। पहला यहाँ पर होगा कि प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर के सलाह पर ही लेना चाहिए। दूसरा है जब आवश्यक हो तभी प्रतिजैविक का उपयोग करें। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार से प्रश्न 3 का उत्तर होगा। इसको आप अच्छे से अपनी पुस्तक में लिख लीजिए। इसके बाद जो है पेज नंबर 9 पर प्रश्न क्रमांक 4 इस प्रकार से पूछा गया है कि पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा दही नहीं जमा। दही ना जमने का क्या कारण है? तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपको जल्दी से इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 5, मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? इनके उपयोगों की सूचीबद्ध करें। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि वे सूक्ष्म जीव जो विभिन्न कार्यों में उपयोग में लाए जाते हैं मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार से पूछा गया है कि वैक्सीन या टीका हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि जब रोगकारक सूक्ष्म हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है और शरीर को यह बताता है अगर वही सूक्ष्म जीव आपके शरीर में पुनः प्रवेश करे तो कैसे लड़ा जाए। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 10 पर प्रश्न क्रमांक 7 इस प्रकार से पूछा गया है। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन पूछा गया, इसको आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। पहला क्वेश्चन है, आटे के फूलने में ईस्ट किस प्रकार सहायक है? तो आप उत्तर लिखेंगे, ईस्ट श्वसन के दौरान CO2 उत्पादित करते हैं और आटा फूल जाता है। इस प्रकार से आप लिखेंगे कि ईस्ट श्वसन के दौरान CO2 उत्पादित करते हैं और आटा फूल जाता है। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न है, ईस्ट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो आप इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे कि ईस्ट का उपयोग बेकिंग उद्योग में किया जाता है, जैसे ब्रेड हो गया। तो आप दूसरे प्रश्न के उत्तर में इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद जो है तीसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, क्या इडली व डोसा बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है? तो आप उत्तर लिखेंगे हाँ, इडली व डोसा बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 8 पूछा गया है इस प्रकार से, साधारण नमक को परिरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं क्यों? तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए साधारण नमक को परिरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 11 पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक चित्र बनाना है नाइट्रोजन चक्र का। तो हम चित्र को देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए।
तो प्रश्न क्रमांक 9 में नाइट्रोजन चक्र आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन का यहाँ पर चित्र हो जाएगा। नाइट्रोजन चक्र इस प्रकार से आप चित्र बनाएंगे। तो आपको अपनी पुस्तक में अच्छे से बना लेना है इस चित्र को। इस प्रकार से चित्र दिया गया है, तो आप इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 10 है, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपायों को तालिकाबद्ध कीजिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। मानव रोग हो जाएगा, क्षय रोग, पोलियो, टाइफाइड और मलेरिया। यहाँ पर आप लिखेंगे रोगजनक सूक्ष्म जीव, जीवाणु हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, जीवाणु होगा और प्रोटोजोआ होगा। इसके बाद बचत के उपाय लिखना है आपको कि इस प्रकार से उचित समय पर टीकाकरण एवं रोगी व्यक्ति को अलग रखना। इसके बाद जो है पोलियो का यहाँ पर बचाव के उपाय, उचित समय पर टीकाकरण करना। इसके बाद टाइफाइड का उपाय होगा कि उबला पानी, पका भोजन एवं टीकाकरण। इसके बाद मलेरिया के जो उपाय हो जाएंगे, बचाव के उपाय, मच्छरदानी का प्रयोग, कूड़ा कचरा इकट्ठा ना होने देना। इस प्रकार से आपको इस तालिका को आपको अच्छे से बना लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से अपनी पुस्तक में लिख लीजिए। इसके बाद जो है पेज नंबर 12 पर जो है पार्ट 5 कोयला और पेट्रोलियम, इस पार्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। समाप्त होने वाले जो यहाँ पर इस प्रकार से पानी, वन, वन्य जीव और कोयला। इसके बाद अक्षय प्राकृतिक संसाधन हो जाएंगे सूर्य का प्रकाश और वायु। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2 पूछा गया है, कार्बनीकरण क्या होता है। तो आप इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे कि मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 पूछा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 है, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि भारत में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 पूछा गया है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से पूछा गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि मौत कपड़ों को खराब करने वाला कीड़ा और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में आने वाले नेप्थलीन की गोलियाँ कोयले के किस उत्पाद से प्राप्त की जाती हैं। इस उत्पाद के 2 अन्य उपयोग भी लिखिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि नेप्थलीन की गोलियाँ कोल तार से बनाई जाती हैं। इसके 2 उपयोग हो जाएंगे, सड़क बनाने में और छत निर्माण में। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 के पहले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो है पेज नंबर 13 पर प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा प्रश्न पूछा गया है, सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे सीएनजी, इसका पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद जो है लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 5, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, लिखिए। तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का उपयोग परिवहन में फ्यूल के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार से पूछा गया है, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे कि जीवाश्म ईंधन का या ईंधन की उपलब्धता, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, की लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कि जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक रखना है तो जब हमें जीवाश्म ईंधन की नितांत अर्थात सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो या आवश्यक हो तभी उपयोग करें। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 7 पूछा गया है। यहाँ पर इस प्रकार से पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम तथा उनके उपयोगों को सूचीबद्ध करें। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे संघटक और यहाँ पर उपयोग लिखेंगे। तो एलपीजी संघटक होगा, यह उपयोग कहाँ किया जाता है, घरों व उद्योग में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा हो जाएगा संघटक पेट्रोल, तो मोटर गाड़ी में प्रयोग किया जाता है। तीसरा है मिट्टी का तेल, तो
व लैंप आदि में यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 14 पर जो है प्रश्न क्रमांक 8 पूछा गया है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाइए। तो हम इस चित्र को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको एक चित्र बनाना है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ। तो इस चित्र को देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से आपको इस चित्र को बनाना है। प्रश्न क्रमांक 8 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ चित्र। इस प्रकार से आपको इस चित्र को बना लेना है, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडारण। इस प्रकार से आपको इस चित्र को अच्छे से बना लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस चित्र को आप अच्छे से बना सकते हैं। इस प्रकार से चित्र हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 9, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर में आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर अच्छे से इस प्रश्न को उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 15 पर जो है प्रश्न क्रमांक 10 पूछा गया है कि भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह देती है, लिखिए। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 16 पर जो है पाठ 6 दहन एवं ज्वाला, इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, दहन क्या है? नीचे दिए गए पदार्थों में यहाँ पर दाह एवं अदाह पदार्थों की पहचान कर लिखिए। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, ऊष्मीय मान किसे कहते हैं? ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है कि किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। ईंधन की ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम इस प्रकार से इस मात्रक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर होगा। इसको आप अच्छे से अपनी पुस्तक में लिख लीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 इस प्रकार से पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 3, ईंधन क्या है? अच्छे ईंधन की विशेषता लिखिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर होगा। आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 17 पर प्रश्न क्रमांक 4, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 5, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है? कारण लिखिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 18 पर प्रश्न क्रमांक 6 पूछा गया है, तीव्र दहन, स्वतः दहन तथा विस्फोट से आप क्या समझते हो? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से उत्तर दिया गया। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 7 इस प्रकार से पूछा गया है कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं? क्या कारण है कि कागज का टुकड़ा
सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि लकड़ी का टुकड़ा जो है सरलता से आग नहीं पकड़ता है। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 8 पूछा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 इस प्रकार से पूछा गया है कि मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी को अच्छा ईंधन क्यों माना गया है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर होगा। इसको आप अच्छे से अपनी पुस्तक में लिख लीजिए। इसके बाद जो है पेज नंबर 19 पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 9, दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने हेतु किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 10 इस प्रकार से पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाकर इसके विभिन्न क्षेत्रों को समझाइए। तो मोमबत्ती की ज्वाला का आपको चित्र जो है, जो आपको स्कूल के द्वारा पुस्तक मिली है विज्ञान विषय की, उसमें जो है मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र दिया गया है। तो वहाँ से देखकर आप जो है इस मोमबत्ती की ज्वाला का आप चित्र बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको बना लेना है और नीचे आपको इस प्रकार से उत्तर लिखना है कि मोमबत्ती का गर्म भाग अंदर वाला तथा जलने के बाद बाहर निकली लोह सबसे गर्म होती है। पूर्ण दहन के बाद बाह्य क्षेत्र जो है नीला पड़ जाता है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। तो इस प्रकार से चित्र को आपको अच्छे से बना लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 20 पर जो है पाठ 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के उदाहरण हैं। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि वनोन्मूलन से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है कि वनों को समाप्त करके प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करने को जो है वनोन्मूलन कहते हैं। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 इस प्रकार से पूछा गया है कि सूखा क्यों पड़ता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिखेंगे। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 पूछा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे वन्य जंतुओं की सुरक्षा और संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान जो है बनाए जाते हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 21 पर जो है लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 5 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं। कोई एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, जैसे पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार से पूछा गया है कि रेड डाटा पुस्तक क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 7 पूछा गया है इस प्रकार से कि वन्य प्राणी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर स्पष्ट कीजिए। किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर होगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है।
इसके बाद जो है पेज नंबर 22 पर जो है प्रश्न क्रमांक 8 पूछा गया है कि कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 9 का ए नंबर का प्रश्न, वनोन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 के ए नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 9 का जो है बी नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि वनोन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का बी नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसको आप अपनी पुस्तक में अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो है पेज नंबर 23 पर प्रश्न क्रमांक 10 का ए नंबर का प्रश्न पूछा गया है, छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक क्यों हैं। तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं क्योंकि वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 का बी नंबर का प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना क्यों लागू की गई, समझाइए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की यहाँ पर उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 11 पूछा गया है इस प्रकार से, लगातार औद्योगिकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है, क्या इन परियोजनाओं में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत है। इस पर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 24 पर जो है पाठ 9 जंतुओं में जनन, इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अतिलघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है IVF का पूरा नाम लिखो। तो आप इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे कि IVF का पूरा नाम है इन विट्रो निषेचन। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2 पूछा गया है, किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है। तो आप उत्तर लिखेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ा होता है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 पूछा गया है, भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है। तो आप उत्तर लिखेंगे गर्भाशय में जो है भ्रूण का निरंतर विकास होता है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 इस प्रकार से पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जनन क्या होता है, जंतुओं में जनन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रकार से इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 5 पूछा गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो प्रश्न क्रमांक 5 है, आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताते हुए उनके उदाहरण दीजिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर होगा। तो इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 25 पर जो है प्रश्न क्रमांक 5 का और भी यहाँ पर उत्तर दिया गया है। यहाँ पर आपको उदाहरण भी लिखना है। तो यह जो है प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर है। उदाहरण होगा आंतरिक निषेचन का मनुष्य, गाय, कुत्ते, और बाह्य निषेचन के उदाहरण हो जाएंगे मछली, स्टार फिश। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, मानव शुक्राणु तथा मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से मानव शुक्राणु का चित्र होगा, इसको आपको अच्छे से बना लेना है। इसके बाद जो है मानव अंडाणु का इस प्रकार से चित्र होगा। तो आप वीडियो को रोककर इन दोनों चित्रों को आप अच्छे से बना सकते हैं। इस प्रकार से आपको अपनी पुस्तक में बना लेना है। इस प्रकार से चित्र हो जाएंगे।
इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 7 पूछा गया है इस प्रकार से कि मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 8 पूछा गया है, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले लैंगिक जनन यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रकार से लिखेंगे। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर होगा। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिख लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 26 पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 9, मुर्गी में भी मनुष्य तथा गाय की तरह आंतरिक निषेचन होता है लेकिन मुर्गी सीधे बच्चे को जन्म नहीं देती, क्यों? चूजे किस प्रकार जन्म लेते हैं, समझाइए। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 10 में आपको इनके चित्र बनाना है। तो युग्मनज का बनना तथा युग्मनज से भ्रूण का विकास, बी नंबर का चित्र है कोशिकाओं का पिंड, सी नंबर का चित्र भ्रूण का गर्भाशय में रोपण। तो इन सभी के चित्र जो है जो आपको स्कूल के द्वारा विज्ञान विषय की पुस्तक मिली है उसमें जो है यह सभी चित्र आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर बताया भी गया है कि विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 104 के चित्र क्रमांक 9.8 यहाँ पर उत्तर देखें। इस प्रकार से आपको इन चित्रों को बना लेना है। तो इस प्रकार से आपको इस खाली बॉक्स में उन चित्रों को बना लेना है। इसके बाद नीचे भी यहाँ पर चित्र पूछे गए हैं कि निम्नांकित के नामांकित चित्र बनाइए। हाइड्रा में इस प्रकार से मुकुलन और अमीबा में द्विखंडन। तो इस चित्र को भी आपको बना लेना है। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक प्रश्न क्रमांक 107 के उत्तर में देखें। इस प्रकार से आपको इसमें यहाँ पर चित्र आपको अच्छे से बना लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 28 पर पाठ 10 किशोरावस्था की ओर इस प्रकार से पाठ दिया गया है। इस पाठ के हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है। तो सबसे पहले आपको इस गद्यांश को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उपरोक्त पैराग्राफ, एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उपरोक्त पैराग्राफ को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रकार से यदि आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है किशोरावस्था किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर होगा कि जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है किशोरावस्था की आयु अवधि क्या होती है। तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न इस प्रकार से खालिस्तान पूछा गया है। तो किशोरों को कहते हैं तो क्या कहते हैं, टीनेजर्स कहते हैं। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है चौथा प्रश्न पूछा गया है कि किशोर अवस्था में लड़कों में होने वाले कोई 2 परिवर्तनों को लिखिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि हल्की दाढ़ी मूंछों का आना, दूसरा होगा कि जनन क्षमता का विकास होना। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न के चारों प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। पहले प्रश्न का उत्तर, दूसरे प्रश्न का उत्तर, तीसरे खालिस्तान का उत्तर और चौथे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा। तो आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2 इस प्रकार से पूछा गया है कि शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है। तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन पदार्थ। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 29 पर प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है, एड्स नामक रोग किस वायरस के द्वारा होता है। तो आप उत्तर लिखेंगे HIV नामक वायरस या विषाणु द्वारा होता है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 है,
नर और मादा जनन हार्मोनों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है कि नर में जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है और मादा में जो है एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 5 है, पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ स्थित रहती है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं इस प्रकार से। तो सबसे पहले आपको इस पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एक पैराग्राफ दिया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर होगा कि लड़का, यहाँ पर इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे, गायटर नामक व्याधि से ग्रस्त है जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 7 जो पूछा गया है इस प्रकार से पूछा गया है कि किशोर अवस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 30 पर प्रश्न क्रमांक 8 पूछा गया है, निम्न सारणी में अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पादित होने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर होगा, हार्मोन के नाम हो जाएंगे। पीयूष ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन पाया जाता है। अग्नाशय ग्रंथि में जो है इंसुलिन यहाँ पर जो हार्मोन पाया जाता है। एड्रिनल ग्रंथि में जो है एड्रिनेलिन नामक हार्मोन पाया जाता है। इसके बाद थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन क्या पाया जाता है, हार्मोन पाया जाता है। इस प्रकार से आप इस तालिका को भर सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 9, यहाँ पर पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9 का, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्न क्रमांक 9 के पहले प्रश्न के उत्तर में आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 9 का दूसरा प्रश्न पूछा गया है, नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियां दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए ही एक ग्राफ कागज पर खींचिए। इस प्रकार से एक तालिका दी गई है। तो पेज नंबर 31 पर आपको इसका ग्राफ बनाना है। इस प्रकार से तालिका दी गई है। तो इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना है। इस प्रकार से आपको अच्छे से ग्राफ बना लेना है। इसके बाद जो है इस प्रकार से ग्राफ पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि आयु के साथ साथ लड़कियों की लंबाई लड़कों की अपेक्षा बढ़ती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है, किस आयु वर्ग में लड़के लड़कियों की लंबाई समान है। तो 16 वर्ष की आयु में। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न 3 है, किस आयु वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर है। तो आप लिखेंगे 20 वर्ष। इस प्रकार से उत्तर होगा। तो इनको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 10 का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति को दर्शाता हुआ नामांकित चित्र बनाइए। तो इस चित्र को हम देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। यह चित्र है अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति को दर्शाता हुआ चित्र। तो इस चित्र को आपको अच्छे से बना लेना है। इस प्रकार से अंतःस्रावी ग्रंथि का नामांकित चित्र हो जाएगा। इसको आपको अच्छे से बना लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस चित्र को आप अच्छे से बना सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 32 पर दूसरा प्रश्न है, संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको इस चित्र को बना लेना है। इस प्रकार से कि यहाँ पर शुक्राणु में गुणसूत्र और अंडाणु में गुणसूत्र। इस चित्र को आपको अच्छे से बना लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस चित्र को आप अच्छे से बना सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको इस प्रकार से उत्तर भी लिखना है, सचित्र समझाना है, अर्थात आपको चित्र भी बनाना है और इसके उत्तर को भी आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके उत्तर में भी आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 33 पर जो है प्रश्न क्रमांक 11 पूछा गया है, किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है।
इस अवस्था में किशोर का आहार नियोजन किस प्रकार का होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर होगा, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो है पेज नंबर 34 पर पाठ 11 बल तथा दाब, इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव जो है तीक्ष्ण क्यों होते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न है, इस प्रकार से पूछा गया है कि किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए एवं सूत्र लिखिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। दाब की परिभाषा, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले तल को यहाँ पर क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर होगा। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 इस प्रकार से पूछा गया है और आंसर भी दिया गया। प्रश्न क्रमांक 3 है, बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 35 पर प्रश्न क्रमांक 4 पूछा गया है। पहेली के पास एक गुब्बारा है लेकिन उसमें सुराख है, पहेली से यह गुब्बारा नहीं फूल रहा, बताइए क्यों। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे कि पहेली के पास एक गुब्बारा है लेकिन उसमें सुराख है। गुब्बारे में सुराख होने के कारण गुब्बारे में वायु नहीं रुक पाएगी, जिसके कारण जो है गुब्बारा नहीं फूलेगा। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित सारणी में वस्तु की स्थिति के समक्ष कार्य को अपकर्षण व अभिकर्षण में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रकार से आपको इस तालिका को भरना है। यहाँ पर आप लिखेंगे धक्का देना। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। यहाँ पर आपको आकर्षण लिखना है, अपकर्षण अपकर्षण, यहाँ पर आप अभिकर्षण और यहाँ पर अभिकर्षण। तो इस प्रकार से इस तालिका को आपको अच्छे से भर लेना। इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 पूछा गया है। ध्रुव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि एक खाली प्लास्टिक बोतल लेकर यहाँ पर पेंदे के पास चारों दिशाओं में 4 छेद कीजिए। समान ऊंचाई तक आप बोतल को जो है पानी से भरने पर पानी बराबर दूरी पर गिरता है, जो दर्शाता है कि ध्रुव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 36 पर प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है। वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर होगा कि वायुमंडलीय दाब, हमारे चारों ओर वायु है, वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। उदाहरण पेड़ों के हिलते पत्ते। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर होगा, तो आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 8 पूछा गया है। इस प्रकार से तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 है। पहेली ट्रेन से यात्रा के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई। वहाँ कुली ने जो है उनका सारा सामान सिर पर रख लिया। पहेली ने देखा कि कुली ने भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े की जो है गोल लपेट कर रख लिया। ऐसा कुली ने क्यों किया। तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़ों को गोल लपेट कर इसलिए रखते हैं क्योंकि वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इस प्रकार से जो है प्रश्न 8 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 37 पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया। प्रश्न क्रमांक 9, असंपर्क बल किसे कहते हैं। स्तर विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल को
उदाहरण द्वारा समझाइए। तो इस प्रकार से उत्तर होगा असंपर्क बल आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, स्तर वैद्युत बल यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर होगा आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 10 इस प्रकार से पूछा गया है कि निम्नलिखित को समझाइए। पहला प्रश्न पूछा गया 10वें प्रश्न का कि ध्रुवों द्वारा लगाया गया दाब। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्न क्रमांक 10 के पहले प्रश्न के उत्तर में आपको इस प्रकार से लिखना है। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 38 पर प्रश्न क्रमांक 10 का दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है चुंबकीय बल। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि चुंबकीय बल चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय वस्तु को आकर्षित करने के कारण उत्पन्न बल जो है चुंबकीय बल कहलाता है। इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद जो है 10वें प्रश्न का तीसरा प्रश्न पूछा गया है इस प्रकार से पेशीय बल। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि किसी वस्तु को उठाने पर पेशियों द्वारा लगने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। इस प्रकार से तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से लिखते जाना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 39 पर पाठ 12 घर्षण। इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया। पहला प्रश्न है सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न है इस प्रकार से कि घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 है माचिस के बॉक्स की खुरदुरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग जो है क्यों लग जाती है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि माचिस के बॉक्स की खुरदुरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग जो है घर्षण के कारण लग जाती है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 40 पर प्रश्न क्रमांक 4 पूछा गया है कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। ये कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर घर्षण के मान को कम करने तथा कैरम की गोटियों को आसानी से चलने या सरकने में मदद करता है। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद जो है लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया। प्रश्न क्रमांक 5 खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार से पूछा गया है कि हवाई जहाज की आकृति जो है पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है। तो इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे आप कि हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान बनाई जाती है क्योंकि जो है वायुयान वायु में आसानी से उड़ सके व घर्षण का मान कम हो सके। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 41 पर प्रश्न क्रमांक 7 पूछा गया है विराम अवस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना उपरोक्त दोनों कार्यों में से कौन सा कार्य आसान है और क्यों। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना आसान है क्योंकि यहाँ सर्पी घर्षण कार्य कर रहा है जिसका मान विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील करने में लगने वाले स्थितिक घर्षण से कम होता है। इस प्रकार से प्रश्न 7 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 8 पूछा गया है स्नेहक किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो इस प्रकार से उत्तर होगा कि जो स्नेहक है घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। उदाहरण के लिए तेल ग्रीस आदि उपयोग हो जाएंगे कि स्नेहक का उपयोग घर्षण मान को कम करने में किया जाता है। दूसरा उपयोग होगा मशीनों को लंबे समय तक कार्यशील रखने व उनके भागों को घिसने से बचाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न 8 का उत्तर होगा।
इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 9 पूछा गया है, कारण लिखिए। पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9 का, पहिए घर्षण कम कर देते हैं, दिए गए कथन को क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे, पहिए घर्षण कम कर देते हैं, यदि हम पहिए में लगे सूटकेस को खींचें तो वह हल्का प्रतीत होता है, जो यह सिद्ध करता है कि जो है पहिया का घर्षण कम करते हैं। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का पहले प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 42 पर प्रश्न क्रमांक 9 का दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न पूछा गया। दूसरा प्रश्न है, सर्दियों में अक्सर लोग जो है हाथ रगड़ते हैं, क्यों? तो आप उत्तर लिखेंगे कि सर्दियों में हाथ रगड़ने से घर्षण के कारण जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो हमारे ठंडे हाथों को गर्म कर देती है। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पर कमानी द्वारा तुला क्या है? तो आप उत्तर लिखेंगे इस प्रकार से कि कमानी द्वारा तुला वह व्यक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी छोटी होती है या एक कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता, जिसकी माप पैमाने पर देखी जा सकती है। इस प्रकार से उत्तर होगा प्रश्न क्रमांक 2 का। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी, इस वाक्य को उदाहरण सहित समझाइए। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है पाठ 13 ध्वनि, जो कि पेज नंबर 43 पर दिया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के कंपायमान भाग लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होता है। तो वीणा जो है तनित डोरी, तार, तबला तानित झिल्ली होती है, ढोलक में जो है तानित झिल्ली होती है, बांसुरी में वायु स्तंभ होता है और झांझ जो मंजीरा होता है उसमें जो होती है तरंग होती है। तो इस प्रकार से इस सारणी को आपको अच्छे से भर लेना है। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2, जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा भाग कंपित होता है, स्पष्ट करिए। तो इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे आपकी मानवों में जो मनुष्य होते हैं, मानवों में ध्वनि वाद्य यंत्र या ध्वनि वाक्य यंत्र द्वारा उत्पन्न होती है। जब हम बोलते हैं तो कंठ में कंपन होता है, इस प्रकार से वाक्य यंत्र कहलाता है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 है, पुरुष महिलाओं तथा बच्चों की वाक् ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, क्यों? तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि पुरुष में वाक् जो तंतुओं को लंबाई 20 मिलीमीटर होती है और महिला में जो है 15 मिलीमीटर होती है, तथा बच्चों में वाक् तंतु बहुत छोटे छोटे होते हैं, इससे ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 है, मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनियाँ जो है सुन सकते हैं? तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पर मनुष्य जो है लगभग 20 हर्ट्ज से जो है 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की आवृत्ति की ध्वनियाँ सुन सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 44 पर लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न 5 है, आवृत्ति किसे कहते हैं, इसको किस में मापा जाता है? तो इस प्रकार से उत्तर होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार से पूछा गया है कि धातु की एक प्लेट को किसी सुविधाजनक स्थान पर लटकाइए, अब उस पर छड़ी से चोट को या चोट करें, तत्पश्चात होने वाले अनुभव को लिखें। तो इस प्रकार से आपको इस चित्र को अच्छे से बना लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस चित्र को आप अच्छे से बना सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको उत्तर भी लिखना है इस प्रकार से कि प्लेट पर छड़ी से चोट करने पर हम देखते हैं कि आवाज़ में कंपन होने लगता है। इस प्रकार से उत्तर होगा। तो आपको चित्र को भी बनाना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 7 इस प्रकार से पूछा गया है। तो यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 7 है इस प्रकार से है, चित्र सहित समझाइए कि ध्वनि का संचरण ध्रुवों में भी होता है। तो सबसे पहले आपको इस चित्र को बना लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस चित्र को आप बना सकते हैं। इसके बाद हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो पेज नंबर 45 पर इसका उत्तर दिया गया है।
तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर होगा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक। प्रश्न क्रमांक 7 के उत्तर में आपको अच्छे से लिखना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 8, संगीतमय ध्वनि शोर से किस प्रकार भिन्न है, तो इस प्रकार से उत्तर होगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 9, ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों को सूचीबद्ध कीजिए। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 46 पर प्रश्न क्रमांक 10 पूछा गया है, मानव कर्ण अर्थात कान का नामांकित चित्र बनाकर उसकी कार्य प्रणाली को समझाइए। तो यहाँ पर जो आपको चित्र मिलेगा, जो आपकी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक पेज क्रमांक 164 पर आपको इस चित्र को दिया गया है। तो इस चित्र को आपको अपनी बुक में से देखकर बना लेना है इस प्रकार से, और नीचे आपको इस प्रकार से उत्तर भी लिखना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 47 पर पाठ 14 है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, अशुद्ध जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता, कारण लिखिए। तो इस प्रकार से उत्तर होगा कि अशुद्ध जल लवणों से मुक्त होने के कारण विद्युत का चालन नहीं करता। इस प्रकार से प्रश्न 1 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न 2 है, दिए गए पदार्थों को विद्युत के चालक एवं कुचालक पदार्थों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे, विद्युत के जो चालक होते हैं तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा, और विद्युत के जो कुचालक होते हैं रबड़, प्लास्टिक और लकड़ी। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 पूछा गया है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर विक्षेप होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 पूछा गया है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर होगा कि किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न 4 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 48 पर लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 5, चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता, बल्ब न जलने के संभावित कारण लिखिए। तो इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर में अच्छे से लिख देना है। इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 है, गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना हानिकारक होता है, कारण लिखिए। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 7 पूछा गया है कि आपको समुद्री जल एवं अशुद्ध जल दिए गए हैं, इनमें से कौन से जल का उपयोग आप परिपथ में चालक के रूप में करेंगे एवं क्यों, कारण लिखिए। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 8 पूछा गया है कि दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोगों को सूचीबद्ध कीजिए। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 49 पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 9, विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ परिपथ क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है इस प्रकार से। और आपको चित्र भी बनाना है। चित्र जो है आपकी जो विज्ञान की पुस्तक दी गई उसमें पेज नंबर 178 पर चित्र दिया गया। तो यहाँ पर आपको उस पुस्तक में से चित्र को देखकर आपको बना लेना है और यहाँ पर उत्तर जो है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 10 का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रकार से पूछा गया है कि माचिस की खाली डिबिया, विद्युत तार, चुंबकीय सुई
एवं बैटरी की सहायता से तैयार परिपथ का आरेख खींचिए। तो यह जो है पेज नंबर पृष्ठ क्रमांक 174 पर जो आपकी विज्ञान की पुस्तक है कक्षा 8 की, वहाँ पर आपको इस चित्र को देखकर अच्छे से बना लेना है। तो इस प्रकार से आप चित्र को बना सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 50 पर इस प्रकार से एक तालिका दी गई है। तो आप क्रियाकलाप जब करेंगे तो इसमें इस प्रकार से आपको इनके उत्तर लिखना है। तालिका दी गई तो इस प्रकार से आपको इस तालिका को आपको अच्छे से भर लेना है। इस प्रकार से उत्तर दिए गए हैं। यहाँ पर जो है आपको हाँ लिखना है, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर नहीं लिखना है, हाँ लिखना है और यहाँ पर नहीं। और इस प्रकार से यहाँ पर आपको सुचालक, 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 कुचालक, सुचालक और कुचालक, इस प्रकार से आपको इस तालिका को अच्छे से भर लेना है। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 51 पर पाठ 15 है, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, भूकंप की शक्ति के परिणाम को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? कितने परिमाण का भूकंप अधिक विनाशकारी होता है? तो इस प्रकार से प्रश्नांक 1 का उत्तर होगा। तो आप लिखेंगे कि किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिएक्टर पैमाने पर जो है परिमाण 7 से अधिक होता है। इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न पूछा गया है इस प्रकार से, तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपायों को लिखिए। तो इस प्रकार से प्रश्न 2 का उत्तर होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्नांक 3 पूछा गया है कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, समझाइए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्नांक 3 के उत्तर में आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्नांक 4 पूछा गया है इस प्रकार से कि भूकंपीय क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र किसे कहते हैं? भारत में अति भूकंप आने वाले क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 52 पर जो है लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 5, पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो हम इस चित्र को देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से पृथ्वी की जो संरचना है इस प्रकार से हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 5 में इस प्रकार से आपको इस चित्र को अच्छे से बनाकर देख लेना है। तो इस प्रकार से चित्र को आप बना सकते हैं। तो आप वीडियो को रोककर इस चित्र को अच्छे से बना लेना है। इस प्रकार से पृथ्वी की संरचना का चित्र हो जाएगा। यहाँ पर इसमें जो है परतें होती हैं, भूपरपट्टी, मेंटिल, बाह्यक रोड, आंतरिक रोड। तो इस प्रकार से इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चित्र आपको अच्छे से बना लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है, भूपरपट्टी में विक्षोभ कैसे उत्पन्न होता है? विक्षोभ पृथ्वी पर किस रूप में दिखाई देता है? तो इस प्रकार से उत्तर होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर में आपको अच्छे से लिखना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 7 पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 है, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। प्रयोग द्वारा समझाइए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, क्योंकि दोनों गुब्बारों पर सजाती है। इसके बाद जो है पेज नंबर 53 पर इसके बाद आंसर दिया गया है। तो इस प्रकार से आगे जो है प्रश्नांक 7 का उत्तर दिया गया पेज नंबर 53 पर। आवेश है तथा सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, परंतु आवेशित गुब्बारा अनावेशित गुब्बारे को आकर्षित करता है और अपने आवेश में से कुछ आवेश दूसरे गुब्बारे को दे देता है। इसलिए आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। इस प्रकार से प्रश्न 7 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 8 पूछा गया है, आवेशों की पहचान करने के लिए आप एक सरल विद्युतदर्शी की रचना किस प्रकार करेंगे? बिंदुवार लिखिए। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है।
इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 9। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, तड़ित चालक किसे कहते हैं, यह तथा यह जो है भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं, सचित्र समझाइए। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 54 पर प्रश्न क्रमांक 10 पूछा गया है, भूकंप से बचने के लिए निम्न स्थितियों में आप क्या प्रयास करेंगे। आ नंबर का प्रश्न है, यदि आप घर में हैं तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 10 के आ नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 10 का 12 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, यदि आप घर से बाहर हैं तो इस प्रकार से उत्तर होगा। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 55 पर पाठ 16 प्रकाश, इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, परावर्तन के नियम लिखिए। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। पहला नियम होता है जो परावर्तन का, कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा जो नियम होता है, आपतन कोण पर परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2 है, जासूस विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं, इस पद्धति में कितने पैटर्न होते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 है, नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक क्यों होता है। तो इस प्रकार से उत्तर होगा कि बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश में पड़ने के कारण नेत्रों पर खिंचाव पड़ता है तथा सिर दर्द होता है, जो बाद में नेत्र रोगों को जन्म देता है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं। विक्षेपण की घटना को दर्शाने वाला कोई प्राकृतिक उदाहरण लिखिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 56 पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए। प्रश्न क्रमांक 5 है, रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार एवं उनके कार्य लिखिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है, मनुष्य में होने वाले दृष्टि दोषों से आप क्या समझते हो, इन दोषों का निवारण किस प्रकार किया जाता है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 7 जो पूछा गया है, इस प्रकार से विसरित एवं नियमित परावर्तन में कोई 2 अंतर लिखिए। क्या विसरित परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 57 पर प्रश्न क्रमांक 8 है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तन के इस नियम को दर्शाता हुआ एक किरण आरेख खींचिए। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। इस चित्र को आपको अच्छे से बना लेना है, तो आप वीडियो को रोककर इस चित्र को आप अच्छे से बना सकते हैं। इसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 9, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके विभिन्न भागों के कार्य भी लिखिए। तो यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप लिख लीजिए। पहला पॉइंट होगा लेंस, दूसरा होगा, तीसरा, चौथा। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम मानव नेत्र का चित्र देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले आपको इसको लिख लेना है, फिर इसके बाद आपको चित्र भी बनाना है।
तो इस प्रकार से आपको मानव नेत्र का चित्र बनाना है, जो कि प्रश्नांक 9 में पूछा गया है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस चित्र को आप अच्छे से बना सकते हैं, मानव नेत्र का नामांकित चित्र। इसके बाद जो है प्रश्नांक 10 का पहला क्वेश्चन है, कैलाइडोस्कोप निर्माण के विभिन्न बिंदु लिखिए। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना। सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसके बाद पेज नंबर 58 पर दिया गया 58 पर, तो यहाँ पर हम उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसके बाद जो है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है इस प्रकार से, कैलाइडोस्कोप के उपयोग लिखिए। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर में आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि कैलाइडोस्कोप का चित्र बनाइए। कैलाइडोस्कोप का चित्र बनाइए। तो हम चित्र को देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कैलाइडोस्कोप का चित्र हो जाएगा। तो इस चित्र को आपको अच्छे से बना लेना है। तो इस प्रकार से विज्ञान विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 16 तक। इसी तरह आपको जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित और सामाजिक विज्ञान विषय का आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।